एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। अब आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग विजयनगर साम्राज्य देखेंगे, घटना चक्र हिस्ट्री के एमसीक्यू में। ठीक है, हमने 5 जो सल्तनत काल के वंश थे उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक वाइक करके बेल आइकन प्रेस के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी भी वंश या किसी भी राज्य की हम बात करते हैं, जैसे किसी राज्य की बात करेंगे तो वो उसकी नींव कब पड़ी, अर्थात वो जो है राज्य कब घटित हुआ, किस वंश के द्वारा घटित हुआ, तो हम लोग क्या उसमें देखते हैं कि कब वो टाइम पीरियड है, यानी कि वो कौन सा समय काल है जब ये घटना घटित हुई है। तो आप देखिए, जब भी हम लोग किसी वंश के बारे में देखते हैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य या गुलाम वंश देखा हमने, खिलजी देखा, तुगलक वंश देखा, तो उसमें सामान्यतः जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था घटना चक्र में वो यही दिया हुआ था कि किसके द्वारा कब स्थापना की गई। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ भी है, कह रहे हैं कि विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी आपसे ये पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे कि कब की गई थी। तो विजय राय ने, हरिहर बुक्का ने, हरिहर द्वितीय या फिर बुक्का द्वितीय। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हरिहर और बुक्का ने कब की थी, तो 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, कब? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। यहाँ पे देखिए इनके पिता जो है वो संगम वंश मतलब कि संगम थे, और इन्हीं के नाम पर इन लोगों ने क्या किया, अपने वंश का नाम क्या रख दिया, संगम वंश। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि विजयनगर साम्राज्य में जो पहला वंश आया वो कौन सा है, तो वो संगम वंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हरिहर और बुक्का इनके द्वारा 1336 में इस वंश की स्थापना की गई, और इनके पिता का जो नाम था ना वो संगम था, इस वजह से इन्होंने क्या किया, संगम वंश डाले। जैसे हम लोगों ने देखा था ना दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश था वो गुलाम वंश था। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो घुरी का गुलाम था, तो उसने सोचा चलो गुलाम वंश की मतलब बात करते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो जानना क्या है, 1336 एडी हो जाएगा। फिर देखिए संस्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक्का हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा करके पूछा गया। फिर देखिए वही क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। फिर वही क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखिए कि निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी, तो क्या हो जाएगा, होयसल की? बिल्कुल भी नहीं, काकती, कामपिल नहीं, ये हो जाएगा विजयनगर राज्य की। तो देखिए टोटल 5 क्वेश्चंस अलग अलग पीसीएस आयोग के द्वारा घुमा घुमा करके पूछे गए हैं। एक ही क्वेश्चन को जो है उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से पूछ लिया, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर कर दी है। फिर देखिए जो शासक राजवंश है संगम, सालुब, तुलुब, ये किससे रिलेटेड थे? आपको ना इसी जो है विजयनगर साम्राज्य में ये सारे वंश देखने को मिलेंगे, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश। तो ये सारे वंश की बात कर रहे हैं कि आप बताओ ये किससे रिलेटेड है, तो जो विजयनगर साम्राज्य है वही इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी में, ये देखिए, और ये भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ देखिए जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें आपको 4 राजवंश के बारे में जानने को मिलेगा। एक तो संगम वंश जो कि 1336 से 1485 ईस्वी तक रहे हैं। फिर सालुब 1485 से 1505। फिर देखिए तुलुब 1505 से 1570, और अराविडु वंश जो है 1570 से 1664 तक माना जाएगा। ठीक है, इनका क्रम भी, क्रोनोलॉजी याद करके रखिएगा। तो ये टोटल जो विजयनगर साम्राज्य है इनका जो टाइम पीरियड है लगभग 300 सालों तक रहा है, और इसकी स्थापना संगम वंश के हरिहर और बुक्का के द्वारा कब की गई थी, 1336 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर, ठीक है, दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की, और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में ऐसा माना जाता था कि कृष्णा नदी की दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन इतना बड़ा सा है, उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अमोघ वर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, प्रताप रुद्र द्वितीय, या फिर हरिहर प्रथम। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ये आपको बताना है।
तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि हरिहर प्रथम। ठीक है, तो ये देखिए हरिहर प्रथम के बारे में यहाँ आपको बता रहे हैं कि इनके द्वारा जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, इसके दक्षिणी तट पर एक नए नगर जिसका नाम क्या था, विजयनगर, इसकी स्थापना की गई और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की जो समस्त भूमि है वो भगवान विरूपाक्ष से संबंधित है, यानी कि जो उस नदी से संबंधित देवता थे उनको संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर हमसे अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी। पहले तो दो चीजें देखिए, एक तो ये पूछ रहे हैं, मतलब ये देखिए कि जो कवयित्री है इसकी वर्तनी कैसे होती है, और ये कृति, कृति और कृति दोनों ही अलग अलग है, एक छोटी एक बड़ी। ठीक है, चलिए तो बताइए कौन है जिनके द्वारा अपने हस्बैंड के विजय अभियानों का वर्णन किया गया है मधुरा विजय में। ऑप्शन देखिए, भारती, गंगा देवी, विज्जिका या फिर वरदम्बिका। हमारे पास ये चार विकल्प हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गंगा देवी। तो गंगा देवी जी के द्वारा लिखा गया है मधुरा विजय, और इसमें इन्होंने अपने हस्बैंड के जो भी अभियान रहे हैं जहाँ पे उन्होंने विजय किया था उसका वर्णन किया है। अब देखिए 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मधुरा विजय के लिए दो सेनाएं भेजी, एक कुमार शवल के नेतृत्व में और वहीं दूसरी जो थी वो कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन मतलब उनके जो राजकुमार थे उनका नाम था कंपन। कुमार जो कंपन है ये अड्यार ने, कुमार कंपन अड्यार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल किया। तो ये आप याद रख सकते हैं कि जो कंपन थे ना इनके द्वारा अड्यार मतलब कि सॉरी मदुरा को जीत करके विजयनगर में शामिल किया गया। और आगे देखिए उनकी पत्नी, किनकी पत्नी, तो ये जो कंपन है ना, कंपन, इनकी पत्नी गंगा देवी, इन्होंने अपनी पति की जो विजय अभियान है उस पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, मधुरा विजयम, और इसी में इन्होंने कहा है कि मतलब किस तरह से इन्होंने जीता है। वही कुमार जो कंपन है ये बुक्का राय प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए। एक सेकेंड, पता नहीं क्यों स्क्रीन यहाँ घूम रही है, पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। चलिए फिर से देखते हैं कि विजयनगर के उस पहले शासक की आपको पहचान करना है जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो कौन थे वो शासक विजयनगर के जिन्होंने बहमनी जो साम्राज्य था उनसे गोवा को छीन लिया था। आगे चल के आप देखिएगा गोवा जो है पुर्तगालियों के हाथ में चला जाएगा, और पुर्तगालियों में किसने किससे छीना था ये क्वेश्चन खूब बनता है, पर हम लोग ये आधुनिक भारत में पढ़ेंगे ना कि मध्यकालीन में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि हरिहर द्वितीय। ठीक है, तो हरिहर द्वितीय जो है इन्होंने बहमनी साम्राज्य से गोवा को छीन लिया था। आगे चल करके 1510 ईस्वी में कुछ और नया आपको देखने को मिलेगा। अभी तो 1377 ईस्वी की घटना है कि जो बुक्का प्रथम है इनकी मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र हुआ हरिहर द्वितीय वो सिंहासन पर बैठता है। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। पहले के शासक वैसे भी बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण किया करते थे। और उसने कनारा, मैसूर, त्रिचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को भी जीता। साथ में श्रीलंका के राजा से राजस्व भी वसूल किया। आगे देखिए बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ, और हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता क्या रही है कि पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव, बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, और गोवा, बेलगांव कर्नाटक में ही है ना मुझे तो ये लग रहा है कर्नाटक में ही है। बेलगांव हुआ था वो जिसमें गांधी जी ने मतलब की अध्यक्षता की थी, कर्नाटक में ही होना चाहिए, पता नहीं क्यों मैं कंफ्यूज हो गई। अगर कुछ और हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे तो कर्नाटक ही लग रहा है। आगे देखिए वह शिव के विरूपाक्ष का उपासक था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल डैम बनवाया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया। ऑप्शंस देखिए, देवराय प्रथम, मल्लिकार्जुन, वीर विजय या फिर विरूपाक्ष। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवराय प्रथम। कहीं ना एक चीज देखिए, हम लोग जब भी मतलब कि किसी भी टीचर्स पढ़ते हैं तो वो लोग सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत का इतिहास जब पढ़ाने की बारी आती है ना, स्पेशली विजयनगर साम्राज्य हो गया, दक्षिण भारत में जो भी चीजें हैं उसको ना बहुत कम जो है जोड़ दिया जाता है। तो इस वजह से चीज़ें जो है ना जानकारी में कम रह जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई फोकस ही नहीं करता है विजयनगर साम्राज्य या कहें कि दक्षिण भारत का जो इतिहास है उस पर। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा देवराय प्रथम।
और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को सबसे बड़े शहरों में से एक बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? देवराय प्रथम को। और उन्होंने लगभग 1410 ईस्वी के आसपास में तुंगभद्रा नदी पर एक डैम का निर्माण करवाया। तुंगभद्रा नदी से राजधानी तक लगभग 24 किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का भी निर्माण करवाने का काम किया गया था इनके द्वारा। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 जो है थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है और IAS प्री 2004 का है। क्या कह रहे हैं, एक सेकंड, क्वेश्चन तो देखिए। हाँ, निम्नलिखित पर कथनों पर आपको विचार करना है। कथन क्या है हमारे पास? तो कथन है हमारे पास, नरसिंह सालुव ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन करके शालुव वंश का आरंभ किया। तो कुल मिलाकर के इनका इतना सा आपसे पूछना है कि बताइए शालुव वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, फिर देखिए वीर नरसिंह ने अंतिम शालुव शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीन लिया। फिर तीसरा है कि वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। फिर चौथा क्या है कि कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती मतलब जानते क्या है कि इनके बाद जो आए वो उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, स्टेप ब्रदर समझिए। ठीक है, स्टेप ब्रदर। चलिए, ऐसे भी पहले जो शासक थे एक साथ कई शादियां किया करते थे, तो एक ही पिता से अलग अलग माताओं से उत्पन्न जो भाई बहन रहते थे वो हो जाते थे मतलब अर्ध भाई। अब देखने में लिखिए मतलब लिखा इस तरीके से है तो क्या ही कर सकते हैं। कह रहे हैं कि आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि 1 2 3 सही है, दूसरे में 2 3 4, तीसरे में 1 और 4 और चौथे में भाई सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, यानी 1 2 3 4 सही है। तो जब भी इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो अगर चीज़ें ना समझ आ रही हो तो सब मार के आगे बढ़ जाया जाता है। हालांकि हमेशा सही हो ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें तो है, इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुव ने संगम वंश के जो अंतिम शासक थे उनको निपटाया। ठीक है, और उनका नाम क्या था? विरूपाक्ष द्वितीय। और 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार करके क्या कर लिया? एक नवीन राजवंश जिसका नाम क्या रखा है? शालुव, उसकी स्थापना की। ठीक है, फिर देखिए वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुव के पुत्र जिसका नाम क्या था? इमादी नरसिंह, सालुव वंश का ये लास्ट रूलर रहा, इसको जो है निपटा करके तुलुव वंश की स्थापना की। वहीं 1509 में इनकी मृत्यु के बाद उनका जो अनुज है यानी छोटा भाई कृष्णदेव राय, जिनका समय देखिए 1509 से 1529 ईस्वी, ये सिंहासन पर आरूढ़ हुए यानी कि शासक बने। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय। ठीक है, जो कि 1529 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं। अतः सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। चलिए फिर देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस शासक के साथ या किस राजा के साथ लड़ा था, ये आपको बताना है। तो गोलकुंडा के युद्ध की बात यहाँ पे की जा रही है। बताइए कौन हो जाएंगे? क्या कुली कुतुब शाह हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, गजपति हैं या इस्माइल आदिल खान? ऐबक तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी ना, तो तुगलक वंश का शासन चल रहा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक तो भाई गुलाम वंश का था, तो इसका तो वैसे ही नामो निशान यहाँ नहीं आएगा। अब जो अन्य शासक हैं उन्हीं के बारे में आपको जानना। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो गोलकुंडा का युद्ध जो है ये जो है कुली कुतुब शाह के साथ किसका हुआ था? तो राजा कृष्णदेव राय का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान जिनका नाम क्या था? कुली कुतुब शाह, इनके साथ लड़ा था। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी बनता है, जैसे गोलकुंडा में कुतुब शाही, ऐसे ही आगे आपको और भी बहुत, जैसे अहमदनगर में निजाम शाही, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, आगे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था और वारंगल, कोंगविदु आदि के किलों को जीत लिया। और इसके बाद फिर उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का भी प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह जो है, इनके मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना क्या हुआ? धूल चटाई गई। ठीक है, यानी कि वो पराजित हो गए। अब देखिए, ये क्वेश्चन अष्टदिग्गज के बारे में है। ठीक है, कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो बताइए, क्या 8 मंत्री थे, या फिर 8 महान सेनापति, या परामर्शदाता, या 8 तेलुगु कवि? तो आप जाने रहिए 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, तो अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में कौन थे? तो 8 महान तेलुगु कवि थे। यहाँ देखिए, कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर में तेलुगु साहित्य का जो क्लासिकी मतलब कि माना जाता ना स्वर्ण युग, उस टाइप का जो है यानी कि क्लासिकी युग माना जाता था। उनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, उनके द्वारा सुशोभित किया करते थे। ठीक है, इसलिए इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है।
अब देखिए कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी, ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आंध्र भोज की उपाधि किसकी है? कृष्णदेव राय की है, इन्होंने ये उपाधि ली थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्व प्रमुख थे, ठीक है, याद रखिएगा। पेड्डाना जो है वो अष्टदिग्गज में सर्व प्रमुख माने जाते हैं, जो कि संस्कृत और तेलुगु दोनों ही भाषाओं के ज्ञानी थे। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें आपको क्या मिलेगा? स्वरोचिस मनुशंभवम, ठीक है। और वहीं कृष्णदेव राय जो है ये खुद में भी अपने आप में एक कवि और लेखक हुआ करते थे। इनकी जो प्रमुख रचना है ये कई बार पूछी गई है, आमुक्तमाल्यद, ठीक है। क्या है? आमुक्तमाल्यद है, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला तथा निर्माण कार्यों में भी रुचि थी। उनके द्वारा एक नगर बसाया गया था जिसका नाम क्या था? नागलपुर। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नागलपुर नगर जो है इसकी स्थापना किसने करवाई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है, आंध्र भोज की उपाधि किसने ली थी? तो अभी हम लोगों ने देखा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय। इनकी रचना क्या है? अमुक्तमाल्य, ठीक है। ये 8 अष्टदिग्गज हैं क्या? तो 8 तेलुगु कवि थे। फिर देखिए प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव के मतलब कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग? तो क्या मलयालम का था? बिल्कुल नहीं, तेलुगु था, ठीक है। फिर कृष्णदेव राय ने अभी कौन से हमने देखा था? नागलपुर नगर की स्थापना की थी। तो इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो अभी देख के आ रहे हैं कृष्णदेव राय, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से उसको पूछा गया है। तो देखिए कृष्णदेव राय जिनका समय 1509 से 1529 है, ये विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पता चला आप संगम वंश का जो है समझ रहे हैं, तो संगम वंश के नहीं थे, शालुव के भी नहीं थे, अराविडु के भी नहीं थे, कौन थे? तुलु वंश के शासक थे। और इसे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक भी माना जाता है। और इन्होंने अपनी माता जिनका नाम क्या था? नागा मंबा, इनके नाम पर जो है नागा मंबपुरम, जिसे कि वर्तमान में नागालपुरम जो है कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्य के तिरुपति जिले में है, इस नगर की स्थापना की थी, ठीक है। तो अपनी माता जी की याद में की थी। फिर देखिए सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की, एकदम ठीक बात है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर उनके दरबार को अल्लाशानी पेड्डन्ना नामक राजकवि सुशोभित करते थे, जो संस्कृत और तमिल दोनों ही भाषाओं के ज्ञाते थे। सारी बातें तो इसमें ठीक लग रही हैं, कहीं है 1 और 2 दोनों सही हैं। एक सेकेंड, ये तो 3 कह रहे हैं। उनके दरबार में अल्लाशानी पेड्डन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञात था। तमिल तमिल तेलुगु, एक सेकेंड, हाँ। इसमें वैसे सारे के सारे स्टेटमेंट तो सही हैं। ये जो है कृष्णदेव राय ने इस ग्रंथ की रचना की, सही है। इन्हें आंध्र भोज कहा जाता था और इन्हीं के दरबार में वो पेडन्ना जो है राजकवि भी थे, और इन्हें संस्कृत और तमिल दोनों ही भाषाओं के ज्ञाता थे। 1 2 3 दोनों ही मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। पर इसमें उत्तर देखिए, कह रहे हैं कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, जबकि होना क्या चाहिए था उस हिसाब के कि सभी तीनों कथन सही हैं। आप लोग जरा कमेंट करिएगा तो, क्योंकि मुझे तो तीनों ही एकदम सही दिख रहे हैं और उसके बाद भी पता नहीं क्यों सी माना जा रहा है। हो सकता है मेरा ही मति भ्रम हुआ हो, तो आप लोग बताइएगा। खैर इसका उत्तर जो है हम तो डी मानेंगे, इन्होंने सी दिया है, क्योंकि मुझे तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही दिख रहे हैं। चलिए आगे, कह रहे हैं विजयनगर का प्रसिद्ध जो हजारा मंदिर है वो किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या फिर हरिहर प्रथम। तो कौन से शासक थे जिनके टाइम पीरियड में ये हजारा मंदिर का निर्माण हुआ, ये आपको बताना है। तो ये भी हो जाएंगे कृष्णदेव राय, ठीक है। तो जो भी मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी ना, वो कोई एक महान शासक के द्वारा ही किया गया होगा अचीव, तो इस वजह से थोड़ा वैसे भी क्लिक कर सकता था माइंड में। आगे देखिए, कृष्णदेव राय के द्वारा किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? किसने दिया है? कृष्णदेव राय ने। और क्या दी है? तो आंध्र कविता पितामह उपाधि दी है। कौन हो जाएंगे? तो यही हो जाएंगे अल्लाशानी पेडन्ना, ठीक है, क्योंकि यही जो है संस्कृत और तेलुगु दोनों के ही विद्वान थे। आगे देखिए, यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा कि कृष्णदेव राय के द्वारा इन्हें जो है किनको, तो अल्लाशानी पेड्डन्ना को आंध्र कविता पितामह या आंध्र पितामह की उपाधि दी गई। ये संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ही ज्ञाता थे और इनकी जो रचना है वो जाने रहिए स्वारोचिस मनुशंभवम है। फिर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बन जाता है, जो भी विदेशी यात्री हमारे भारत देश में आए हैं, कौन से शासक के समय में आए हैं, इससे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा बनता है। वनडे एग्जाम्स में भी बनता है और जो
वनडे के अलावा अन्य एग्जाम्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो देखिए अब्दुल रज्जाक के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कब आया था विजयनगर में। हमारे पास ऑप्शंस देखिए, देवराय प्रथम के टाइम पीरियड में, देवराय द्वितीय, या फिर कृष्णदेवराय, या फिर वीर विजय के राज्यकाल में। तो बताइए कौन होगा। देखिए देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आए थे। ठीक है, कब आए थे, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आए थे। ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो देखिए फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, ये संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय, इनके टाइम पीरियड में आए थे और इनका समय जाने रही है 1422 से 1446 ईस्वी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए करें फारसी अरती जो अब्दुल रज्जाक है वो कब आए थे, मतलब किसके टाइम पीरियड में। अभी हम लोग देख के आ रहे हैं देवराय द्वितीय में आए थे। फिर देखिए निकोली क्वांटी कौन था, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये भैया एक मतलब इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन बी जो है वो मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। तो देखिए निकोली कॉन्टी ये एक इटली का यात्री था। इसने देवराय प्रथम के टाइम पीरियड में विजयनगर साम्राज्य के साथ या मतलब विजयनगर साम्राज्य में यात्रा की थी। निकोली कॉन्टी जो है इसने नगरों में मनाए जाने वाले जो प्रमुख त्योहार हैं उनके बारे में बताया, जैसे दीपावली हो गया, नवरात्र आदि। ठीक है, यानी कि पहले से ये सारे त्योहार मनाए जाते थे। इसने दास प्रथा का भी विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। इसने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास, ठीक है, जो कि कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं उन्हें ऋणदाता के द्वारा अपना दास बना लिया जाता था। तो ये बड़ी अजीब सी विडंबना थी। ये तो वही बात हो गई ना जैसे अभी चाइना कर रहा है। चाइना का भी अभी इसी तरीके से दिमाग चल रहा है कि पहले खूब ढेर सारा कर्जा दो और जब वो कर्जा ना भर पाए तो उसकी चीज़ों को फिर क्या कर लो, अपना बना लो। तो वही है पहले कि पहले तुम कर्जा ले लो, अपना पेट पालते रहो, अगर तुम कर्जा नहीं वापस कर पाओगे तो चलो फिर मेरे दास बन करके रहो, गुलामी करो। चलिए आगे। कह रहे हैं कि पुर्तगाली लेखक जो नूनीज हैं, इनके अनुसार पहले तो यही जानिए कि जो नूनीज हैं ये पुर्तगाल के लेखक थे। तो इन्होंने क्या कहा है कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं किन क्षेत्रों में निपुण थीं। तो इनके द्वारा तो कहा गया कि भैया कुश्ती भी लड़ती थी, ज्योतिष शास्त्र भी जानती थी, भविष्यवाणी, लेखाकरण सभी कुछ किया करती थी। तो ऑप्शन डी हो जाना चाहिए, ऑप्शन ये हो गया। तो जो पुर्तगाली लेखक हैं, नाम क्या है इनका, फर्नाओ नूनिस, विजयनगर के शासक कौन से थे, अच्युत देव राय। इनके टाइम पीरियड में भारत की यात्रा पर थे। कुछ टाइम तक अच्युत देव राय के दरबार में भी रहे। और जो नूनी है ये घोड़ों के व्यापारी थे। इनके अनुसार विजयनगर साम्राज्य में जो फीमेल्स थी, महिलाएं थी, ये कुश्ती भी लड़ती थी, ज्योतिष शास्त्र का भी जानकारी थी इनको, और भविष्य वक्ता भी थी, तथा संगीत और नृत्य में भी निपुण थी। और राजप्रसाद में रहने वाली ये जो स्त्रियां हैं, इनमें से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध में भी ले जाया करते थे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो इनके जो मतलब रचना है उससे पता चलती है। आगे देखिए, क्योंकि आप देखिए कहा जाता है ना पहले की महिलाएं तो केवल पर्दे में रहा करती थी, भैया केवल पर्दे में ही नहीं रहती थी, ये सब भी देखो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है, बताइए। कुट्टन टिक्कन कंबन नन्नय, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑप्शंस के हिसाब से आपको उत्तर देना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नन्नय हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे, टिक्कन। तो 3 और 4 जहाँ पे दिया है वही हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन सी। ठीक है, एक सेकेंड। तो आप देखिए महाभारत के तेलुगु अनुवाद का जो काम है वो नन्नय ने स्टार्ट किया था, जिसे टिक्कन तथा इर्रन इनके द्वारा पूरा किया। अब नाम ही इतना अजीब सा है तो क्या करूं। और ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। जैसे 3 कवियों का समूह, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, कवित्रय। अर्थात कौन कौन है इसमें, एक तो नन्नय है, दूसरे टिक्कन है और तीसरे यर्रन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कवित्रय कौन, कवित्रय तेलुगु साहित्य के कवित्रय कौन है, नन्नय, टिक्कन, एर्रन। नाम ही बोलने में दिक्कत हो रही। फिर देखिए वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार जो शायण हैं, इनको किसका आश्रय प्राप्त है, यानी कि किसके दरबार में रहते थे, इस तरह से कह सकते हैं, या किसका जो है हाथ इनके ऊपर था। तो बताइए, क्या परमार शासक, सातवाहन, विजयनगर, या फिर वाकाटक। अब जाहिर सी बात है अगर विजयनगर पढ़ रहे हैं तो फिर अन्य कौन से मतलब आएंगे ही, तो विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। तो देखिए वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायण, ये विजयनगर के जो शासक थे उनका आश्रय इनको मिला था। हरिहर बुक्का ने तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेक गोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर की जो मतलब कि एवं राज्य की नींव डाली। ठीक है, अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण, साधु और विद्वान माधव विद्यारण तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायण से प्रेरणा मिली थी। आपको पता है ऐसा माना जाता है कि जो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, इनके द्वारा हरिहर और बुक्का को मतलब इस्लाम धर्म जो है स्वीकार करवा दिया गया था। तो विद्यारण्य जो है इनके द्वारा कुछ विधि विधान करके इनको फिर से हिंदू बनाया गया, हरिहर और बुक्का को।
तो वही है विद्यारण्य। विद्यारण्य के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे देखिए कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस काल के सक्रिय मतलब किस काल में सक्रिय थे? तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, विजयनगर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर देखिए कि निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो जब क्वेश्चन पूछा गया रहा होगा तो ये हो जाएगा कृष्णदेव राय। पता नहीं क्यों इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कृष्णदेव राय का जो राज्यारोहण है वो 1509 में हुआ था और उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का ये महानतम राजा और भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम 1336 से 1365 ईस्वी बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। हरिहर और बुक्का कुल मिलाकर के। वहीं पूर्वी चालुक्य वंशीय जो राजेंद्र द्वितीय हैं कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से इन्होंने चोल साम्राज्य का सम्राट बने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो पूर्वी चालुक्य वंशीय शासक थे, नाम क्या था इनका? राजेंद्र द्वितीय, और इन्होंने अपना नाम क्या रखा? कुलोत्तुंग प्रथम। तो इस नाम से चोल साम्राज्य के सम्राट बनते हैं। ये कुलोत्तुंग प्रथम से क्वेश्चन बनता है, आगे आपको देखने को मिलेगा। इनका टाइम देखिए 1070 से 1120 ईस्वी तक है और ये चोल शासक राजेंद्र प्रथम के प्रपौत्र थे, यानी कि पौत्र के भी मतलब पुत्र थे। आगे देखिए 2008 में कृष्णदेव राय के राज्यारोहण के 500 वर्ष पूरे हुए थे। यद्यप हरिहर प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के राज्यारोहण को भी 500 वर्ष गुजर गए, तो इस वजह से समझ ही रहे हैं कि इसका उत्तर तो क्या होना चाहिए था, लेकिन उसका उत्तर जो माना गया है वो क्या हो माना गया है? बी। तो हम लोगों ने भी देखा। अब देखिए 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? मुझे नहीं लगता कि किसी को पता मतलब की दिक्कत होगा। इसे कहते हैं तलिकोटा का युद्ध और इसी को कहा जाता है राक्षसी तंगड़िका का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहीं से जो विजयनगर साम्राज्य है ना वो निस्तो नाबूद हो जाता है बेचारा। ठीक, तो देखिए 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर इन सारी संयुक्त सेनाओं ने मिलकर के विजयनगर को परास्त किया। और इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आगे देखिए फरिश्ता के अनुसार ये युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी और तंगड़ी नामक दो ग्रामों के मध्य स्थित था। और तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का जो शासक था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन था? सदाशिव राय। वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी और ये जो राम राय है वो भी हालांकि एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। ठीक है, और तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया था। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे ज़्यादा तो कभी कभी ना यही पूछ लेते हैं कि राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ, और आपको अगर पता नहीं है कि तालीकोटा का युद्ध ही है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो उस समय में बहुत फलता फूलता साम्राज्य हुआ करता था, उसकी कहानी ही खत्म हो जाती है इस युद्ध के बाद। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं वही सन 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा। फिर देखिए तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो अकबर और मालवा के सुल्तान ये कहाँ आ गए? विजयनगर और बहमनी राज्य। अच्छा, विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं या फिर शोर सामुनाई। सी हो जाएगा भैया कि विजयनगर जो है बेचारा अकेले था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा इन लोगों ने मिल करके विजयनगर पे आक्रमण किया और 1565 में राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को निस्तो नाबूद कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो आप समझ रहे हैं कि जब विजयनगर साम्राज्य को 1565 में खत्म किया गया ना, तो उसके बाद ये जो वोडियार वंश है इनके द्वारा मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो आपसे वही पूछ रहे हैं कौन सा रहा होगा? सदाशिव को नहीं, सदाशिव को तो निपटा ही दिया गया होगा ना, क्योंकि सदाशिव तब था जब राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर वेंकट द्वितीय हो जाएंगे, ऑप्शन डी। तो देखिए अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में की थी और उत्तराधिकारी इसका श्रीरंग प्रथम हुआ। श्रीरंग प्रथम के बाद ये वेंकट होना चाहिए था, वेंकट द्वितीय शासक बनता है और उसने चंद्रगिरी को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। विजयनगर के महान शासकों की जो श्रृंखला है उसमें ये एक अंतिम शासक हुआ, मतलब कि विजयनगर की जो लास्ट जो रूलर रहे हैं उसमें इनका नाम आता है। और वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, उसने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो किसने की थी? ध्यान से देख लीजिए कि जो वेंकट द्वितीय हैं
ये वोडियार का समकालीन था। इसी के द्वारा 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान से देखिए, वेंकट द्वितीय। फिर विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की क्या मुख्य विशेषता थी? तो क्या वो अधिशेष लगान था, भू राजस्व था, मुद्रा प्रणाली, या फिर बंदरगाहों की आमदनी? तो ये हो जाएगा भू राजस्व। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, विजयनगर राज्य की विभिन्न जो आय के सोर्सेज हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले जो टैक्सेस थे वो, सामाजिक और सामुदायिक टैक्स, तथा अपराधों के लिए आरोपित जो अर्थदंड है, जैसे कोई भी अपराध करोगे तो फिर उसके लिए क्या फाइन भरना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें भी इनके टैक्स कलेक्शन का एक माध्यम था। आगे देखिए, राजस्व का जो सबसे ज़्यादा मतलब कि कलेक्शन हुआ करता था वो कहाँ से आता था? तो ये भूमि कर था, जिसे क्या कहते थे? शिष्ट। ठीक है, ये देखिए, शिष्ट या शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह की जो शब्दावलियां हैं ना, वो हमारे एग्जामिनर को बहुत पसंद आती हैं। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर जो भू राजस्व है वो वसूल करने की बात उस समय पे थी। चलिए, कहना है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक टैक्स दिया करते थे। तो बताइए कौन सा सही है? तो देख के तो लग रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही होने चाहिए, और अगर दोनों स्टेटमेंट की बात करें तो कहाँ पे है? ऑप्शन सी में, सी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, इनकी जो टैक्स प्रणाली थी, इसमें भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व वो निर्धारित हुआ करता था, अर्थात जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होगा वहाँ ज़्यादा टैक्स दो। सरकार की आय का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो भू राजस्व व्यवस्था ही थी, और भूमि के अनेक जो श्रेणियाँ थी उसमें इसको डिवाइड करके रखा गया था। राजस्व एकत्र करने के लिए 98, ठीक है, सॉरी, अठावनवे अठावने नामक, ओहो मुझे लगा 98, सॉरी। तो राजस्व एकत्र करने के लिए 58 नामक एक अलग विभाग था। अब समझिए, पहले ये एक अलग विभाग था। 98 58 पढ़ने में ही दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो भूमि का जो राजस्व एकत्रित करना था उसके लिए एक अलग ही विभाग बना करके रखा गया था, जिसका नाम क्या था? 58। ठीक है, और भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि को टोटल 4 भागों में डिवाइड किया गया था। कैसी? तो कुछ सिंचित भूमि, शुष्क भूमि, उद्यान भूमि और वन भूमि, इन 4 तरीकों से भूमि को डिवाइड किया गया था। सामान्यतः भू राजस्व की जो दर है वो उपज का 1/3 से 1/6 अंश तक हुआ करती थी, और इसका जो निर्धारण है वो भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था, मतलब मनमाने तरीके से नहीं होता था। यही एक अच्छी बात थी। अपवाद स्वरूप कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ब्राह्मणों की जो भूमि है उनसे उपज का मात्र 1/20 अंश, और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश लिया जाता, मतलब बहुत कम लिया जाता था। और विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। तो सोचो, पहले विवाह कर वाला कहाँ गया? विवाह कर क्या था? फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हम्पी, कर्नाटक का। ठीक है, क्या? कर्नाटक का हम्पी। चलिए आगे। तो हम्पी के खंडहर, जो कि वर्तमान कर्नाटक में है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। हम्पी को यूनेस्को की विश्व धरोहर जो स्थल की सूची है उसमें शामिल किया गया। कमेंट करके बताइए कब शामिल किया गया। फिर विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो बीजापुर, बड़ौदा, गोलकुंडा या हम्पी? तो कहाँ मिलेगा? अभी हम लोगों ने देखा हम्पी में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। फिर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर थी? तो भैया ये तुंगभद्रा नदी के तट पर थी, ऑप्शन ए। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी, ये विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर थी, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम लोगों ने देख ही लिया है। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। यूनेस्को में जो भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची है उसमें इसको 1986 में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछा था। आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ऑप्शन देखिए, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय या फिर सालुब नरसिंह। तो ये हो जाएंगे बुक्का प्रथम, ऑप्शन बी वाला। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में की, और इससे अपने साहसिक कार्य में हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु, नाम क्या था उनका? विद्यारण, और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायर से प्रेरणा मिली, ये हम ऊपर देख के आ रहे हैं।
संगम वंशी शासक बुक का प्रथम, जिनका समय क्या है 1356 से 77, इन्होंने 1374 में चाइना के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। ये बीपीएससी टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 1374 में। फिर देखिए प्रमुख जो तेलुगु कवि थे श्रीनाथ, ये किसके दरबार में रहा करते थे, तो ये देवराय द्वितीय के दरबार से रिलेटेड थे, ठीक है। चलिए, तो प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि जिनका नाम क्या है श्रीनाथ, ये विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय, जिनका समय कब से कब तक है 1422 से 26, इनके दरबार में रहते थे। और वे कोंडाविडु के रेड्डी शासक, नाम क्या है पेडा कोमती वेमा रेड्डी, इनके संरक्षण में भी रहे। सिंगार नैषधम, ये इनकी कृति है, किसकी, श्रीनाथ की, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो दिया है वो देखिए, मतलब उत्तर कुंजी से ही निपटा दिया था। फिर किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण के एक मतलब विशिष्ट अभिलक्षण था। ये क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर में हमसे बन जाता है। विजयनगर साम्राज्य जो थी विजयनगर जो साम्राज्य था, उनके मंदिर में कल्याण मंडप की बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ देखिए, मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का मुख्य योगदान कल्याण मंडप का निर्माण करना है। धार्मिक उत्सव के समय देवता हो गए, देवी हो गई, इनकी प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की जाती थी, कल्याण मंडप में। और इसमें दैव विवाहों का भी आयोजन किया जाता था। तो कल्याण मंडप याद रखिएगा, ये विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा है और मंदिर से है। फिर प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ पे है, तो क्या बेलूर में है, भद्राचलम में है, या हम्पी में है, या श्रीरंगम में, कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक के हम्पी में। तो विठ्ठल मंदिर, जिसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुबवंशी शासक कृष्णदेव राय, समय इनका 1509 से 29 रहा है, इनके द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर में स्थित टोटल 56 तक्षित स्तंभ जो है ये संगीतमय स्वर निकालते हैं। कभी आप लोग गए हो तो बताएं, हम तो गए नहीं हैं। और इसका निर्माण कहाँ किया गया है, हम्पी में। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार डेवलप हुआ था। मोहिनीअट्टम, यक्षगान, भरतनाट्यम, या फिर कृष्णाट्टम। तो भरतनाट्यम होगा क्या, तो ये तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कर्नाटक का यक्षगान और डोलो पुनीता है, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कि विजयनगर काल में दक्षिण भारत की जो नृत्य परंपरा की पहली बार डेवलपमेंट देखने को आई वो था यक्षगान। कहाँ का होता है, कर्नाटक में है यक्षगान, ठीक है। तो आप देखिए, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा का पहली बार डेवलपमेंट हुआ। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि मुख्यतः राज्य के तटीय जिलों में लोकप्रिय है, और इसकी विषय वस्तु क्या है, पौराणिक धार्मिक कथाएं, ठीक है। तो ये हो गया विजयनगर से पूछे गए जो क्वेश्चंस थे वो निपट गए। वैसे अगर डिटेल में आप लोग पढ़े ना तो बहुत कुछ पढ़ने आने को मिल जाता है, बहुत कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं, पर हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं। एमसीक्यू मतलब वो एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और जो पूछे गए थे वो हम सब देख लिए विजयनगर साम्राज्य। अब जो हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, उसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो में कुछ नया जाना समझा होगा। फिर मिलते हैं। अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे की क्लासेस लेना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।